नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए देखते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस। पाकिस्तान ने आतंकी खात्मे के लिए भारत के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। नवाज शरीफ ने दिए पठानकोट हमले की जांच के आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं पठानकोट का दौरा। जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों के लिए लगेगा राज्यपाल शासन। पीडीपी और बीजेपी राज्यपाल की चिट्ठी का आज देंगे जवाब। 4 दिन बाद महबूबा मुफ्ती ले सकती हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। डीडीसीए मामले में नया मोड़। सुब्रमण्यम जांच आयोग को केंद्र सरकार ने बताया गैर कानूनी। दिल्ली सरकार का फैसला मानने से इनकार। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला आज से। चीन की किताबें होंगी खास आकर्षण। 30 देशों के प्रकाशक ले रहे हैं हिस्सा। 17 जनवरी तक चलेगा मेला। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा। 100 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट। पठानकोट में आतंकी हमले के मामले में भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान सरकार भी हरकत में आती दिख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कल लगातार दूसरे दिन उच्च स्तरीय बैठक की और भारत की तरफ से सौंपे गए सबूतों पर जांच के आदेश दे दिए। पठानकोट आतंकी हमले के मामले में भारत की ओर से पुख्ता सबूत पेश किए जाने के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लगातार दूसरे दिन इस्लामाबाद में उच्च स्तरीय बैठक की और इन सबूतों की जांच के लिए खुफिया ब्यूरो को आदेश जारी कर दिए। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंधों का पक्षधर है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जांजुआ को भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ संपर्क में रहने को भी कहा है। पूरा हम लोग रिपोर्ट को हासिल करके फिर व्यापक रूप से सरकार की ओर से बयान दे तो ठीक है। अभी मैं आपको आधे आधे टुकड़ों में बयान देंगे तो ये अच्छा नहीं है। इस बीच पठानकोट एयरबेस में 7 दिनों तक चला कॉम्बिंग ऑपरेशन शुक्रवार को खत्म हो गया। आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए ने पठानकोट एयरबेस में हासिल हुए आतंकियों के फुटप्रिंट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा है। एनआईए ने पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह की भूमिका की जांच के लिए उसे अब सोमवार को दिल्ली तलब किया है। एनआईए के मुताबिक सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्शन टेस्ट कराया जा सकता है। Again, my answer will be the same. We will not be sharing any details relating to investigation. इन आतंकी हमलों के बाद मिली खुफिया सूचनाओं के बाद संसद भवन की सुरक्षा की भी समीक्षा की गई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और संसदीय वॉच एंड वार्ड की घंटे भर तक बैठक ली। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि देश में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी एनसीटीसी को लागू करने की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से बयान जारी किया गया। इसके मुताबिक बैठक में भारत की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारियों की समीक्षा की गई। साथ ही इस बारे में भारत सरकार के साथ संपर्क में रहने का फैसला लिया गया। पठानकोट हमले की निंदा करने के साथ ही बैठक में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में भरोसा जताया गया कि हाल में बने सद्भावना के माहौल पर दोनों देश लगातार सार्थक और व्यापक बातचीत की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में सेना प्रमुख राहिल शरीफ, विदेश मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आईएसआई के महानिदेशक, विदेश सचिव भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के पठानकोट एयरबेस का दौरा कर सकते हैं। यहां वो वायुसेना स्टेशन की स्थिति का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ आर्मी और एयरफोर्स के चीफ भी मौजूद रह सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने पठानकोट के वायु स्टेशन को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिया। वायुसेना के मुताबिक सघन तलाशी अभियान पूरा हो गया और समूचा इलाका सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर में आज सरकार गठन पर तस्वीर साफ हो सकती है। पीडीपी और बीजेपी दोनों ही पार्टी आज राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब देकर सरकार गठन पर स्थिति साफ करेंगे। हालांकि बीजेपी राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा मुफ्ती के नाम पर पहले ही सहमति जता चुकी है। महबूबा मुफ्ती
शोक के चौथे दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेना चाहती। ऐसे में कुछ दिन तक राज्यपाल शासन राज्य में लग सकता है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में फिलहाल वक्त लगेगा। हालांकि पीडीपी ने साफ किया है कि पार्टी में महबूबा मुफ्ती के नाम पर एक राय बन चुकी है। कुछ दिनों के लिए केयर टेकर वही रहेंगे, गवर्नर रहेंगे केयर टेकर, जब तक कि महबूबा जी हल्फ लेने के लिए तैयार। वहीं जम्मू कश्मीर मामले में बीजेपी के प्रभारी राम माधव शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति बनाने पर चर्चा हुई। गवर्नर साहब पीडीपी प्रेसिडेंट को और बीजेपी प्रेसिडेंट को आगे सरकार की गठन के संबंध में एक पत्र आज भेजे थे। उस पत्र के बारे में भी हमारी बात हुई है। कल तक उस पत्र का दोनों पार्टी अपना अपना जो भी उत्तर देना है वो उत्तर भेजेंगे। उसके बाद इससे आगे की संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको आगे ले जाना होगा। इधर कांग्रेस ने भी राज्य की कमान महबूबा मुफ्ती को सौंपने की हिमायत की है। ये उनकी पार्टी है तो लीडर वही है, तो ओथ भी वही लेंगी, इसमें कोई शक नहीं है और हमारा कोई विरोध नहीं है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आगे बढ़ें और रियासत में जो काम करना है रियासत के अवाम की बहबूदी के लिए, गरीबों के लिए और ख़ास से जो फ्लड से मुतासरा लोग हैं और जो तामीर करना है उसको वो करें, यही हमारी ख्वाहिश रहेगी। राज्य के मुख्यमंत्री और महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया था। उनके निधन से राज्य में राजनीतिक सूनापन आ गया है। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने कश्मीर में 28 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 87 सदस्यीय विधानसभा में 25 सीटें जीती थी। इसके बाद पीडीपी बीजेपी ने मिलकर राज्य में नई सरकार बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए मामले पर गोपाल सुब्रमण्यम आयोग जांच जारी रखेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के आयोग को गैर कानूनी बताने वाले फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल चाहे तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। डीडीसीए मामले पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने गोपाल सुब्रमण्यम आयोग को गैर कानूनी करार दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने के कारण केजरीवाल सरकार जांच आयोग का गठन नहीं कर सकती। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। आयोग का गठन दिल्ली सरकार ने अपने पूरे अधिकार क्षेत्र में रहकर किया है। केंद्र सरकार की ओपिनियन हो सकती है, उसकी ओपिनियन अगर दिल्ली सरकार की ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं रखती तो उसको जाके कोर्ट में इसको क्वैश करने के लिए जाके अपील करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार की सबऑर्डिनेट नहीं है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार कुछ खास लोगों को बचाने के लिए टकराव के रास्ते तलाशती रहती है। किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर, उनसे बचने के लिए ये जो पलटवार किया है ये और कमीशन ऑफ इंक्वायरी पूरी तरह एक असंवैधानिक एक उनका निर्णय था, एक फैसला था। तो इसके लिए आज एलजी के जो ऑर्डर के आदेश के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के दफ्तर पर सीबीआई ने रेड डाली थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर वित्त मंत्री को बचाने के लिए छापेमारी करवाने का आरोप लगाया था। बाद में दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में घोटाले की जांच के लिए गोपाल सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया था। दिल्ली की चुनी हुई सरकार जांच आयोग का गठन कर सकती है या नहीं, ये एक लंबी चर्चा का मुद्दा बन गया है। इससे पहले केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की बनाई हुई जांच आयोग को भी निरस्त कर चुका है। अब ऐसे में लगता है कि इस लड़ाई का आखिरी फैसला तो सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में गड़बड़ी और फिक्सिंग के मामले में चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने इस चुनाव को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में 2014 में हुए उप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मंतूराम पवार ने ऐन मौके पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। इस चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आरोप है कि नाम वापस लेने के लिए सौदेबाजी की गई, जिसमें देश के बड़े नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत का टेप भी सामने आया था।
टेप में नाम वापस लेने के लिए पैसों के लेन देन की बात होने का दावा किया गया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ के मरवाही से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। इस बीच मुख्यमंत्री रमन सिंह इसे कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जो सीएस के माध्यम से जो जांच कराए उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वहां पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम कर रही है। इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, सीबीआई सौंपा जाए। बीजेपी ने पहले दिन कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से न बीजेपी संगठन का, न सरकार का, न किसी व्यक्ति का, न भविष्य में न कभी न लेना देना रहा है और इस प्रकार की गतिविधियां बीजेपी में होता नहीं। और इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के करीब 8 विधायक पार्टी से निष्कासित विधायक अमित जोगी और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समर्थन में उतर आए हैं। हम लोग भी करीबन 8 विधायक हैं और भूतपूर्व विधायक भी बहुत सारे हैं। सब एक प्लान हो चुका है, दिल्ली में जाके आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जितने हमारे पदाधिकारी हैं दिल्ली में सबको इस बात का अवगत कराया जाएगा, क्योंकि न्याय सिद्धांत ही बोलता है कि जब तक आप दोनों पक्ष को नहीं सुनेंगे कैसा फैसला देंगे। सम विषम फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार का जवाब सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने अदालत में कहा कि इसके लिए 15 दिन काफी नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने कल इस योजना से जुड़े आंकड़े भी कोर्ट में पेश किए। सम विषम योजना को 15 जनवरी के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इसके संकेत दिए। सरकार ने कहा कि मौसम को देखते हुए ये योजना तीसरे हफ्ते भी लागू रहनी चाहिए। सरकार इस पर मूल्यांकन करेगी, सारे डेटाज पर मूल्यांकन करेगी, सारे तथ्यों पर मूल्यांकन करेगी और उसके बाद फिर आगे का फैसला लेगी। इस नियम के लागू होने से होने वाले फायदों की जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में ये भी बताया कि पीक आवर्स में प्रदूषण घटा है। रियल टाइम डाटा जो सीपीसीबी या और अथॉरिटीज जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है जो उनका आया है उसमें PM 2.5 लेवल और PM 10 लेवल काफी ज्यादा बताए गए हैं। हाईकोर्ट सम विषम मामले पर दायर की गई करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट सोमवार को इस पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट पर इन आंकड़ों का कितना असर पड़ता है, इसके लिए हमें 11 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा और उसी दिन इस बात का भी फैसला होगा कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए चलाई गई योजना का भविष्य क्या होगा। दिल्ली से कैमरामैन और निर्माण के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सांड को काबू में करने के खेल जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटा दिया है। सरकार के इस फैसले का राज्य के राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने इस फैसले का विरोध किया है। तमिलनाडु में पोंगल से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू प्रथा से पाबंदी हटा ली है। राज्य के दक्षिणी इलाकों में बैलों को काबू करने के खेल जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पशुओं के प्रति क्रूरता न किए जाने की शर्त पर इस खेल को मंजूरी दी है। What we have allowed is with proper safeguards and without cruelty to animals, ensuring only the historical and cultural practices of the communities are being allowed with many restrictions put in. नई अधिसूचना के बाद तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मैं मानता हूं कि ये सही निर्णय सही वक्त पर सरकार ने लिया है और जिसके रहते हुए तमिलनाडु के एक खेल संस्कृति है और उसको लाभ मिला है, बल मिला। Give my thanks and I should really appreciate the trouble and the work taken up by the Pon Radhakrishnan. I really appreciate it. हालांकि वन्य जीव संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इसे अदालत की अवमानना करार दिया है। क्रूएल है बोथ फॉर पीपल एंड एनिमल्स। तो उसके बाद इसने बैन किया है एंड द एडवाइजरी बोर्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री आल्सो एग्रीड विद द बैन। नए नियम में जिलाधीशों और पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के लिए इस खेल की निगरानी करने के साथ साथ बैलों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होगा। सांड को काबू करने के इस परंपरागत खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने इसे फिर शुरू करने की नई अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि भालू, शेर, टाइगर, पैंथर, बंदर के खेलों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन सांड को इससे बाहर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे ओडिशा के कोरापुट जिले में गश्त से लौट रहे बीएसएफ जवानों की बाइक नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट से उड़ा दी। घटना में बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडेंट और एक जवान शहीद हुए हैं, साथ ही 2 जवान जख्मी हुए हैं। नक्सलियों ने मौके पर कई राउंड फायरिंग भी की, लेकिन जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। रामगिरी कैंप से बीएसएफ के 143 बटालियन के 20 जवान 10 बाइक पर सवार होकर दंडबाड़ी गांव की तरफ सर्चिंग पर गए थे। जब ये टीम वापस लौट रही थी तो नक्सलियों ने हमला कर दिया। बाइक चला रहे कांस्टेबल शिवाशीष पंडा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डिप्टी कमांडेंट सुनील कुमार बेहरा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में कोरापुट जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर बिहार के नक्सल पीड़ित औरंगाबाद में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। सीआरपीएफ के जवान भी इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। मारे गए माओवादियों के शव घटनास्थल से बरामद किए गए हैं, साथ ही वहां से AK राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। और खबरें लगातार जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पखावज वाद्य और उसको समर्पित कलाकार पंडित रविशंकर उपाध्याय। सुनते सुनते ही मुझे अट्रैक्ट किया, इसका ताल, इसका लय, वो मुझे कानों में गया और मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं भी बजाऊं। कला, कलाकार और कला साधना है जिनका मकसद। ताल वाद्य का इसको कहा गया है, पखावज को साजन पति मृदंग, सभी साजों का पति माना गया है। तो ये इसमें एक लिटरेचर है जो विद्वानों ने बनाया है। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ कलाकार पंडित रविशंकर उपाध्याय से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। केंद्र सरकार जीएसटी पर गतिरोध खत्म करने के लिए हर विकल्प पर विचार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कल कहा कि सरकार कांग्रेस की मांगों को जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने पर गौर कर रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सरकार कांग्रेस की तर्कसंगत मांगों को ही शामिल करने पर विचार कर रही है। वेंकैया नायडू ने जीएसटी पर सहयोग के लिए गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। हालांकि कांग्रेस ने इसे सरकार का दिखावा करार दिया था। कांग्रेस के इस रवैये को संसदीय कार्य मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने एक बार फिर सभी दलों से जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सहयोग की अपील की है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की अपील पर शुक्रवार को बैंक कर्मचारियों के 1 दिन की हड़ताल का सरकारी बैंकों के कामकाज पर आंशिक असर रहा। इस हड़ताल में ऑफिसर ग्रेड के कर्मचारियों ने हिस्सा नहीं लिया। बैंक कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों में सेवा शर्तों के उल्लंघन के विरोध में हैं। कर्मचारी एसोसिएशन का आरोप है कि एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करके कर्मचारियों पर एक तरफा सेवा शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कर्मचारियों की ड्यूटी और पारिश्रमिक से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इंडस्ट्री लेवल पर हमारा एक बाइपेटाइट समझौता होता है जिससे सभी बैंकों के अंदर सर्विस कंडीशंस तय होती हैं। वो अब एक तरफा इन्हीं बैंकों के अंदर जो है वो इन सर्विस कंडीशंस में जो स्पेशल अलाउंस कैरिंग पोस्ट है उसमें बदलाव करना चाहते हैं। ट्रांसफर्स वगैरह का एरिया जो है वो काफ़ी अनरेस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं। जो नेचर ऑफ जॉब है उसमें चूल अचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। इसकी आड़ के अंदर जो है वो सफाई का काम जो है वो ठेकेदारी पर देना चाहते हैं, आउटसोर्स करना चाहते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स कारोबारी सत्र के अंत में 83 अंकों की बढ़त के साथ 24,934 पर और निफ्टी 33 अंकों की बढ़त के साथ 7,601 पर बंद हुआ। सेंसेक्स सुबह 117.19 अंकों की तेजी के साथ 24,969 पर खुला था। बुधवार और गुरुवार को शेयर बाजारों में तेज गिरावट हुई थी और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों
ग्रीन जोन में कारोबार करते दिखे थे। गुरुवार को सेंसेक्स 555 अंक लुढ़ककर 19 महीने के निचले स्तर पर आ गया था। चीन में आर्थिक मंदी और मुद्रा अवमूल्यन के चलते चीनी शेयर बाजार के साथ साथ एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी गई। बात मौसम की, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज लगातार दूसरे दिन कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से यातायात पर खासा असर पड़ रहा है। उधर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया हुआ है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और रेल यातायात पर इसका काफ़ी असर पड़ा है। शुक्रवार को कोहरे की वजह से 23 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं राजधानी एक्सप्रेस समेत 60 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो 10 से ज़्यादा उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा धुंध है रास्ते में, बहुत ज़्यादा की प्रॉब्लम भी हो रही है, ट्रैफिक पड़ रहा है पुलों पे। कोहरा बहुत बड़ा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, पूरी ठंड हो रही है आजकल, बच्चे भी बड़ा महसूस कर रहे हैं ठंड आजकल। वहीं कश्मीर के पहलगाम, गुलमर्ग और कुपवाड़ा में ताज़ा बर्फबारी से तापमान में कमी आई है। गुलमर्ग के स्की रिजोर्ट में तापमान -11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला के साथ ही लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। सबसे कम तापमान केलोंग में 0 से 7.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में रुक रुक कर बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवासी भारतीय दिवस के पहले सीमित संस्करण का आयोजन आज दिल्ली में होगा। कार्यक्रम को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संबोधित करेंगी। इसमें सरकार प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर देगी। इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार विदेश मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। सरकार ने प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विलय विदेश मंत्रालय में कर दिया है। पिछले साल सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के बड़े संस्करण का आयोजन हर 2 साल में करने का फैसला किया था। इसके कारण सीमित संस्करण का आयोजन बीच वाले साल में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस के 13वें संस्करण का आयोजन पिछले साल गुजरात में हुआ था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दिल्ली में आज से विश्व पुस्तक मेले का आगाज हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसका आगाज करेंगी। इस बार मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें विशिष्ट अतिथि देश चीन है। चीन से 250 प्रतिनिधि 5000 पुस्तकें लेकर मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत के अलावा दुनिया के 30 देशों के प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। पुस्तक मेले में 800 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में इस बार सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है। स्कूल की पोशाक में आने वाले बच्चों को मेले में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। किताबों की दुनिया में भोजपत्र से ई बुक्स तक आए तमाम बदलावों के साथ इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पुस्तक मेला 17 जनवरी तक चलेगा। 9 दिन तक चलने वाले मेले में आयोजकों को 15 लाख से ज्यादा लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। और एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को CIC में 6 हफ्ते में 3 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बीते साल सितंबर में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। हाल ही में पूर्व रक्षा सचिव RK माथुर को मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया था। उपहार कांड में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करेगा। इस मामले में CBI और पीड़ितों ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। फिलहाल सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। एयरसेल मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 2G मामले की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। अदालत 18 जनवरी को आरोप पत्र पर विचार करेगी। सूरत पुलिस ने पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर राजद्रोह के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को 8 जनवरी तक आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप आया, जिसके झटके जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा के पास था।
मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा घटाने की खबर से इनकार किया है। इस बारे में मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। शुक्रवार सुबह बॉलीवुड की 40 हस्तियों की सुरक्षा कम करने की खबर थी। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा से संबंधों के संदेह में बेंगलुरु से एक मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी को 20 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मौलाना अंजार शाह पर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े होने का आरोप है। भारत और फ्रांस सैनिकों के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। फ्रांस की तरफ से इस साझा अभ्यास में 56 सैनिक शामिल हुए हैं। दोनों देशों की सेना आतंकवाद के खिलाफ प्रभावित इलाकों में तैनात है। ये अभ्यास 16 जनवरी तक चलेगा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसा पननगुड़ी इलाके में हुआ, जहां तेज गति में जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दुर्घटना में 32 लोग घायल भी हुए हैं। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सानिया और हिंगिस की ये लगातार 25वीं जीत है। हिंदी फिल्मों के जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर की आज जयंती है। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था। महेंद्र कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डबिंग सिंगर के तौर पर की थी, लेकिन जब उन्होंने रफ़ी साहब के गीत के लिए डबिंग की तो रफ़ी साहब ने ही कहा कि ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में ही फिल्म में लिया जाना चाहिए। महेंद्र कपूर ने हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में भी एक से बढ़कर एक गीत गाए। आइए याद करते हैं इस बेमिसाल गायक को, उनके ही गाए कुछ बेहतरीन गीतों के साथ। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने आतंक के खात्मे के लिए भारत के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। नवाज शरीफ ने दिए पठानकोट हमले की जांच के आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं पठानकोट का दौरा। जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों के लिए लगेगा राज्यपाल शासन। पीडीपी और बीजेपी राज्यपाल की चिट्ठी का आज देंगे जवाब। 4 दिन बाद महबूबा मुफ्ती ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। डीडीसीए मामले में नया मोड़। सुब्रमण्यम जांच आयोग को केंद्र सरकार ने बताया गैर कानूनी। दिल्ली सरकार का फैसला मानने से इनकार। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला आज से। चीन की किताबें होंगी खास आकर्षण। 30 देशों के प्रकाशक ले रहे हैं हिस्सा। 17 जनवरी तक चलेगा मेला। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा। 100 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट।